नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद, और बारूद में आज बात उस चिंगारी की करेंगे जो आए दिन भड़कती रहती है। हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की, जो कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर इस कदर भड़काऊ बयान दे गए कि माई के लाल और मुसलमानों को पंचिंग बैग बनाने तक की बात कह डाली। बारूद में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओवैसी मुसलमानों को भड़काने में क्यों जुटे रहते हैं। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। याद रख लो आप। सुनिए आप, नहीं सुनिए, हम पंचिंग बैग नहीं है, हम इंसान हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। ओरिजिनल भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं मंच से कि अल्लाह तेरी उम्मत पर जुल्म ढाया जा रहा है। उनका मतलब है मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। नहीं, आप हर मुसलमान लेडीज को पूछिए, कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे, कौन चाहेगा? तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। कोर्ट का जो फैसला हिजाब पर आया, ये उन पर जुल्म है क्या? जो लाउड स्पीकर मंदिर और मस्जिद से बिना कोई भेदभाव के उतारे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए, क्या ये उनके लिए जुल्म है क्या? अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बात यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। ओवैसी कभी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं तो कभी उन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगते रहता है, और अक्सर उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बरगलाने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। यूनिवर्सल सिविल कोड के मुद्दे पर तो ओवैसी बुरी तरीके से तमतमा उठे। हैदराबादी भाईजान ओवैसी के इन्हीं बयानों पर अब छिड़ गया है सियासी घमासान। तो बारूद में आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो भड़काने का काम करते हैं। अगर इसकी मैं लिस्ट तैयार करूं तो सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा में आएगा और टॉप पे जो नाम आएगा वो है ओवैसी का। क्या कहा है, क्यों माहौल एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे गरमा चुका है, इसके लिए एक पूरा बड़ा पैनल मेरे साथ है। और कौन कौन है, सबसे पहले उन सभी का परिचय करवाती हूँ, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ अपराजिता सारंगी बीजेपी से, आपका बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत। शिवम त्यागी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में, आपका भी स्वागत है। पवन राव अंबेडकर एआईएमआईएम के हैं, आपका भी स्वागत है। और दानिश कुरैशी मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं दानिश कुरैशी आप ही के पास आती हूं। इसमें आपत्ति किस बात की है? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो तो भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है? मेरी बात सुनिए, न किसी को आपत्ति है न कोई भड़काने की बात। सवाल ये है कि जितना हवा मचाया जा रहा है, सबसे पहली तो बात यह है कि क्या देश के अंदर में और कोई प्राइमरी इश्यूज नहीं रह गए हैं तो हम इस पे बहस कर रहे हैं। अच्छी बात है। रह गई बात, बहुत सारे लोग एक बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई संविधान में वैधानिक तौर पर ये लिया गया है, यूसीसी जो है उसको मतलब लागू करने की कोशिश करे। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ आरक्षण 30 साल के लिए, क्या इसके बाद आरक्षण का नंबर है? 30 साल के लिए उस वक्त की उसकी समय मर्यादा तय की गई थी, क्या इसके बाद उसका नंबर है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मूल प्रश्न है, जो मूल प्रॉब्लम है, उस पे से फोकस हटाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और जिन राज्यों में उनकी सरकार है, ये लाइन आपने अपने बचाव के लिए भी तैयार किया है ना, कि जब हम आपसे यूसीसी पे बात करेंगे तो आप अपने बचाव में ये कहेंगे कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। बात मुद्दों को भटकाने की, मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बताइए बुलडोजर आप देश में आरोपियों के घर पे चला रहे हैं, क्या चीन के उस अवैध कब्जे पर जान बुलडोजर की जरूरत नहीं है? ये बुलडोजर की जरूरत नहीं है। ये अलग दिन अलग मुद्दा। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करें तो सिर्फ इस पे बात करेंगे। मुझे बस बताइए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करते हैं।
यूनिफॉर्म आपत्ति सिविल किस कोड बात पे की है बात मैं करते हैं। समझना सुनिए, चाहती हूँ। इस सुनिए। वक्त जो मेरे दर्शक है वो समझना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या परेशानी है, दिक्कत मुझे जानना है ओके, मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या। इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागालैंड में अलग पासपोर्ट दिया, क्या कुछ दिन के बाद हम वीजा लेकर जाएंगे, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? साउथ के अंदर में राष्ट्रभाषा हिंदी स्वीकारी नहीं जा रही, उसको लेकर ये कहा गया कि हम अलग देश द्रविड़ा नाडु मांग लेंगे, क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? 370 के बाद आज की रेट में भी कश्मीर के अंदर में हम हालात देख रहे हैं, हालांकि हालात धीरे धीरे जा रहे। क्या ये सवाल ये है, मैं वही कह रहा हूँ कि समानता की बात जो ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं उसमें अब तक नहीं ला पाए, तो ये नया शगुफा अपनी राजनीति बचाने के सवाल लिए उठाते जाइए। अपनी बीजेपी के सरकार। लीडर मेरे साथ है तो उनसे मैं सीधे पूछ लूंगी। पवन बिल्कुल राव पूछिए अम्बेडकर, उनसे, आपके पूछिए। पार्टी के जो लीडर हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब भी ओवैसी साहब मंच पे खड़े होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भड़काने बरगलाने की कोशिश करते हैं मुस्लिमों को? देखिए, नहीं, मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है रीमा जी। हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। हम भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है तो पहले दो शब्दों पर आप पहले क्लेरिफिकेशन दीजिए या उस पर चर्चा करिए कि यूनिफॉर्म होगा या कॉमन सिविल कोड होगा। यूनिफॉर्म और कॉमन की अगर हम बात करेंगे तो ये बड़ा ही असमंजस की बात है। दूसरी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड की अगर बात कर रहे हैं तो ये बात कह करके इस देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सबसे पहले मतलब इस देश भारत में एक जैसा कानून नहीं, हो नहीं। पूरे भारत में, तो इससे डर का माहौल होता है। कैसे रीमा जी कैसे पॉसिबल कैसी होगा कि बात कर जब रहे तक हैं नहीं पहले मैं जो कहना चाह रहा हूं आपने जो इस पॉइंट देश उठाया उसको रिपीट करना जरूरी है। नहीं इस देश में सबसे पहले सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म की जरूरत है। हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे, जब उस पर चर्चाएं हो रही थी, किन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू कोड बिल बनाने के लिए जो है मना किया और किन लोगों ने विरोध किया था? क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बाबा साहब को हिंदू कोड बिल पर काम करने नहीं दिया गया? तो सबसे पहले इस देश में आपको सामाजिक स्थिति को देखते हुए आपको सोशल रिफॉर्म की बात करनी होगी, आपको रिलीजियस रिफॉर्म की बात करनी होगी। चुनौती तो ऐसी आई थी कि इस देश का बंटवारा तक करना पड़ा। ना तो ऐसी आई ना। अब रीमा जी फिर आप अगर रीमा जी अगर आप बात करेंगे तो 1925 की जो आइडियोलॉजी जो विचारधारा थी उसके आधार पर इस देश को बांटा गया, जिसने टू नेशन थ्योरी की बात कही, जिसने इस देश में लकीर खींचने की बात कही। दो लोगों को आप इस वक्त सुन चुकी हैं। आपकी सरकार की तरफ से ये संकेत मिल चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, तो अब ये जो आपत्तियां होंगी उससे कैसे निपटेंगी आप? देखिए, जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, इस पर सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। समय आने दीजिए, संसद में बातचीत होगी, संसद के बाहर बातचीत होगी और उसके बाद तय किया जाएगा। आप तो लाएंगे ना ये कानून, सरकार इस आप समय तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, लेकिन ओवैसी जो कर रहे हैं, देश में ऐसी सरकार है, लेकिन ओवैसी जो कर रहे हैं उसका कार्ड आपके पास क्या है? क्योंकि वो तो देश में ऐसी सरकार है जो इस समय संसद में कोई चर्चा नहीं करती। अपराजिता जी, क्या इस देश में बिल पर कोई चर्चा होगी? अगर आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना है तो सबसे पहले आपको इस देश में जो है सामाजिक सुधार पर काम करने होंगे। आपको नॉर्थ ईस्ट की स्थिति को देखना होगा। क्या हो जाए तो मैं कुछ बोलूं? नहीं, अगर आप गलत बयानबाजी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आप इन्हें शांत करें तो मैं कुछ बोलूं। दो व्यक्ति एक साथ बात नहीं कर सकता है। आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, ऐसा है कि जब भी संसद में किसी भी तरह का बिल पेश किया जाता है उसके पहले स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होते हैं। आप किसी भी बिल का उदाहरण ले ले, कंसल्टेशन के बिना, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बिना, सबके मत को ग्रहण न करके और मतों की समीक्षा न करके बिल की तैयारी नहीं होती है। तो मुझे लगता है जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, समय आने दीजिए, क्या होने वाला है। मुझे लगता है हम सब में थोड़ा सब्र होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, ओवैसी साहब को हमने सुना शिवम त्यागी, जो मोटे तौर पे अंदाजा मिल चुका है कि क्या होने जा रहा है। सिर्फ ओवैसी का ही ये मामला नहीं है, बल्कि इस डिबेट में भी इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि किसी को भी स्वीकार नहीं है, एक अलग विचारधारा के लोगों को। तो क्या आने वाले वक्त में सीए और एनपीए के जैसा माहौल बन जाना है क्या फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? रीमा जी, बिल्कुल बनेगा। इसमें तो मुझे लगता है इस देश में किसी को कोई ना इत्तेफाकी होनी नहीं चाहिए। जिस बिल का कोई
आइडिया नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है जिस बिल पर इस देश की माननीय सांसद जो सारंगी जी यहाँ पर हैं, जिन्होंने कहा कि जब वो आएगा तो ऑब्वियसली हाउस पे डिस्कस होगा, तमाम चीजें होंगी, एक कॉमन मिनिमम कंसेंसस बनेगा, उसके बाद सारी चीजें आएंगी। लेकिन बावजूद उसके अगेंस्ट वाले लोग जो हैं वो बहुत जल्दी खड़े हो गए, बहुत पहले खड़े हो गए कि ये आ नहीं सकता, ये रेलेवेंट है। अम्बेडकर जी चुप हो जाइए ना। नहीं शिवम जी, आप मेरा इंडिविजुअल एजेंडा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए भी 4 शब्द बोल देता हूं। आप किस पार्टी से आते हैं? आपकी पार्टी का नाम पता है आपको? नहीं, आपकी पार्टी का नाम पता है? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम। आप जिस पार्टी के नाम में ही नहीं है उसकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं हिंदुत्व की परेशानियां, कास्ट सिस्टम की परेशानियां। प्लीज नहीं, अपनी पार्टी का नाम बदलवाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप चैलेंज कर रहे हैं क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप चैलेंज कर रहे हैं क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप चैलेंज कर रहे हैं? किसी के बीच में नहीं बोल सकते। जब आपका समय आएगा, मौका मिलेगा, भरपूर गलत बयानबाजी नहीं, गलत बयानबाजी बिल्कुल नहीं। मुझे पॉइंट, अरे गलत बयानबाजी को जब आपका समय मिलेगा बताइएगा कि मैंने गलत बोला था। आई एक्सेप्ट इट। दूसरी बात, जहां तक बात समान आचार संहिता की है, मुझे लगता है कि इस देश में आज के समय में वो इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। बाबा साहेब अंबेडकर को कोट करके यहां पर बैठे हुए जो अंबेडकर जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम तरह की चीजें बताई, हिंदू कोड बिल पर उनको क्यों रोका गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबा साहेब का कहना था अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कि या तो इस देश की महिलाओं पर अधिकार है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम है। इस देश की आवश्यकता है। कह रहा हूं, आप ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। फिर बीच में बोलना शुरू कर दिया। अरे अंबेडकर जी, नाम अंबेडकर रख लेने से अंबेडकर नहीं बन सकते। थोड़ा तो शांत रहिए, थोड़ा तो शांत रहिए। देश के इतने पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम आपने लिया हुआ है, कम से कम उनसे थोड़े संस्कार भी ले लीजिए। धन्यवाद। नहीं, आप संस्कार लीजिए और आप पढ़ाई भी करिए। क्या हो गया है? देखिए, अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सही से बात शुरू भी नहीं की। देखिए कितना हंगामा है एआईएमआईएम वालों। आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। महिलाओं वालों को कितनी परेशानी है, तो यही हाल होने वाला है। इस देश में समान आचार संहिता पर इसी तरीके से हंगामा होने वाला है। 370 पर इस देश में कहा गया था कि कोई उसको चिमटे से भी छू देगा तो उसके हाथ जल जाएंगे। कोई हाथ लगाकर तो देखे, हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। वो हटा, हुआ किसी से कुछ नहीं हुआ। 3 तलाक पर भी इस देश में दुनिया भर का हंगामा हुआ, लोगों ने पेपर फाड़े, खूब ड्रामा किया, संसद में हुआ कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर पर भी तमाम चीजें कही गई कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं है, हुआ कुछ नहीं हुआ। यही है आपका, यही है आपका जिस पर विषय उठाया गया वो महत्वपूर्ण विषय है और उस पर आंसर होना चाहिए। अम्बेडकर जी, मैं आपके पास भी आती हूँ। अनुराग भदौरिया, मुझे आपसे ये जानना है कि एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आप क्या स्टैंड रखते हैं यूसीसी को लेकर? देखिए रीमा जी, मुझे आपकी एंकरिंग पे इतना तरस आ रहा है, अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे सबसे सीनियर लीडर बैठी हुई हैं अपराजिता सारंगी जी। इतनी अच्छी बात कर रही थी, आप उनको मौका नहीं दे रही हैं, शिवम को मौका दे रही हैं, दूसरों को मौका दे रही हैं। वो बात कर रही थी, आपने उनकी बात क्यों काट दी भाई? पार्लियामेंटियन है, उनकी बात सुनते तो जनता के पास बात जाती है। आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आप उनको नीचा दिखा के दूसरे को उठाना चाहती हैं। आपने उनकी आवाज हटा दी। अरे वो पार्लियामेंटेरियन है, वो बात कहती तो जनता समझ पाती है क्या बात बताने जा रही है। आप आए साए बुलवा रहे हो, लेकिन वो पहले उनको बोलने दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। वो अपनी बात पूरी करेंगी, मैं उनका सम्मान करता हूँ, अपनी बात पूरी करें, क्योंकि पार्लियामेंट बैठती है, वो ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे। आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं, आपने मौका नहीं दिया उन्हें। नहीं, मैं उनके साथ कभी खड़ा नहीं होता, आज उनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि पार्लियामेंटेरियन वो बात बता रही थी, आपने उनको साइड कर दिया। तुम बोलो, फलाने तुम बोलो। अरे यार, वो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की और एक लोकसभा की सांसद है, और आप उनको साइड करके इसको बुलवा रही, गलत बात है। आप कम से कम एंकरिंग सीखे, मैं आपको विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूँ। और लोगों का सम्मान कीजिए, कम से कम लोगों का सम्मान कीजिए जो आपके यहाँ प्रवक्ता आते हैं, उन प्रवक्ता का सम्मान कीजिए। अगर आपने पार्टी के प्रवक्ता बुलाए हैं तो पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका दिया करें। अगर पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने का मौका नहीं देना है तो कृपया मत बुलाया कीजिए। अनुराग भदौरिया, आपको याद दिला रहा हूं कि आप एक सांसद का अपमान कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया कि वो बोल रही थी और आपने दूसरों को मौका दे दिया। अब मैं अपनी बात कहता हूं। अब आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको दिक्कत जनता सब देख रही है। जी बोलेंगी ना, आपने क्या किया सम्मान किया है तो उनको मौका दीजिए। आप यहाँ पे नुमाइंदे बुलाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, बोलने का मौका नहीं देंगे। सबसे लास्ट में मुझे मौका दे रही है। नहीं, अपराजिता को बोलने दीजिए ना, अपराजिता जी को बोलने दीजिए। अब फिर देखिए, अनुराग जी बहुत धन्यवाद। आप आवाज कम नहीं करेंगे, दिक्कत तो आपके साथ है। वो आपका जवाब देना चाहती हैं, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए।
नहीं पहले अपराजिता जी बोलेंगे उसके बाद ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेंगे अनुराग भदौरिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, अनुराग जी ने सही अपराजिता जी को कहा, बोलने मैं दीजिए। समर्थन करती हूँ और आप सब नहीं, ये समर्थन देश के करें। सम्मान की बात है, उनको बोलने दीजिए। अनुराग जी, आप बोल रहे हैं, आप बोलिए, आप बोल दें, फिर मैं बोलूंगी। बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। मुझे लगता है देखिए थोड़ी सी अपराजिता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो मुझे नजर आई और अपराजिता जी आपने ने कहा अपराजिता जी ने एक बहुत अब मैं बोल रहा हूं, अपराजिता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह उन्होंने बोली कि भाई अभी ड्राफ्ट आने दो, उस पे क्या पॉइंट बनता है, पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनती है, कमेटी पे ड्राफ्ट जाता है, बहस होती है, उसके बाद उस पे क्या कंसेंसस बनता है, क्योंकि यही संविधान का हमारे यहाँ रूल है। और संविधान में फिर ये तय होगा कि संविधान में परिवर्तन करना चाहती बीजेपी या संविधान के अनुसार परिवर्तन करना चाहती है। अब कौन सा परिवर्तन होना चाहता है, ये ड्राफ्ट तैयार होगा तो पता चलेगा। यही बात उन्होंने बोली, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि हमारे देश में कानून यहाँ टीवी बहस में नहीं बनता है। टीवी बहस में आप लड़ा तो सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन कानून संसद में बनेगा। और जब एक ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट में क्या कमी है उस पर बहस होगी, उस कमी को सुधारा जाएगा या उस कमी में और अच्छाई ऐड किया जाएगा। जैसे ट्रिपल तलाक के समय हुआ था, जब कानून बना था तो बोला गया था इसमें और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, फाइनेंशियली उस पर हम उसको ऐड और कैसे दिला सकते हैं जो पीड़िता है। तो ये बहस हुआ था ना। इसी तरह से ऐसे जब ड्राफ्ट आएगा तो उसमें बहस होगी और बहस होकर कानून बनेगा, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? आप संजीदगी से मेरी बात सदन अभी में भी आप नहीं सरकार को समझे। सपोर्ट करेंगे यूसीसी पे? मुझे ये अरे जानना तो है। ड्राफ्ट आएगा ना। अपराजिता ने क्या बोला रीना जी, आप समझ के परे है क्या आपकी कोई बात? आप आप समझना नहीं बताइए ना, चाहती। आप अपना बताइए। उन्होंने क्या आप बोला, बात तो ड्राफ्ट मुझे आएगा, बता रहे ड्राफ्ट हो, पे मैं समझ बहस रही हूँ। होगी और बहस होने के बाद उसमें चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद उससे पहले संविधान के अनुसार ओवैसी- कार्रवाई होगी। उससे कि पहले बुलडोजर थोड़ी है ओवैसी कहीं भी साहब आगे ये चला भड़काऊ देंगे, बयानबाजी कर कानून रहे से होगा, हैं। संविधान से देश चलेगा, भड़काऊ बुलडोजर से थोड़ी बयानबाजी चलेगा जो कर कि रहे हैं, बुलडोजर जो लेके CA दौड़ के जाएगा, वक्त पुलिस किया अपना गया, बुलडोजर जो चला ट्रिपल देगी, तलाक उसके के बाद वक्त किया आपको गया, जो कोर्ट NPA के फटकार वक्त लगाएगा, किया तब गया, समझ जो में आएगा। 370 के वक्त किया गया, वो क्यों अरे किया आप जा मुझे रहा है? बोलने नहीं देते हैं वो रीमा क्यों जी, किया क्या जा रहा है? दिक्कत है आपको? एजेंडा नहीं चल रहा है तो आप क्यों बीपी हाई हो रहा है आपका? मुझे एजेंडा आपका नहीं मुझे तो चलेगा। आप पे यहाँ दो तरस आ रहा समझदार है। लोग बैठे हैं, मैं तरस बैठा हूँ, आ रहा है। अपराजिता जी बैठे हैं, तो आप एजेंडा चला रही हैं जबरदस्ती। शर्म आप त्यागी, आग लगाए अनुराग पड़ी हैं कि आग भदौरिया लग इसी नहीं तरीके रही से है, बात करें। मेरी मैं डिबेट डिबेट हिट में क्यों अपना नहीं हो वक्त रही है, जाया नहीं हिट करने नहीं हो रही तो क्यों नहीं अनुराग हिट हो रही भदौरिया, है? अगर थोड़ा आपको झगड़ा हो लगे कि जाए, आप बात कर अपराजिता सकते जी में हैं, आप अनुराग अपनी भदौरिया पार्टी में का थोड़ा स्टैंड झगड़ा रख हो सकते हैं, तो और वो रखिएगा, झूठ वरना सच एक शुक्रिया। दूसरे पे फायर हो चलिए, जाए, बताइए, फिर आप 1 to 1 दिखा के आप माहौल बनाइए, ये माहौल नहीं बनेगा। यहाँ दोनों समझदार लोग बैठे हैं और दोनों संविधान को, कानून को जानते हैं कि यहाँ जो होगा संविधान के अनुसार होगा। और संविधान में, पार्लियामेंट के अंदर में बहस होगी, चर्चा होगी, ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है उनके अनुसार परिवर्तन होगा। तो आपको रीमा जी दिक्कत क्या है इसमें? बिल फाड़ने वालों के सपोर्ट में नहीं, खड़े आपको होने दिक्कत क्या है वाले इसमें? संविधान की दुहाई देंगे यहाँ पे बैठ के टीवी हाँ पे। तो बस हो गया, अब आप आ गए अपने रूप में, आपका दाल नहीं गलेगी, आप चिल्लाते रहिए। देखिए, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, अब ये विंडो अगले आधे घंटे तक लगातार बोलती ही रहेगी। अगर अनुराग जी का कटआउट भी यहां पर लगा दो तो आप उनको शांत नहीं कर सकते। और समझदारी और अनुराग जी एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। तीसरी बात, यहाँ पर कोई बिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई संवैधानिक बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पर भड़काऊ भाईजान ने जो बयान दिया है उसके ऊपर बात हो रही है। मुझे आपसे नहीं सुनना, कृपया करके। देखिए, हम एंकर को सुनना चाहते हैं। अरे एंकर धीरज बनाए बातचीत कर रहे हैं, रखिए। हम तो बीजेपी की प्रवक्ता है, उनको बोलने दीजिए। एंकर बीजेपी को की प्रवक्ता बोलने को बोलने दीजिए। हम बीजेपी की प्रवक्ता की बात सुनना चाहते हैं। जब आए एंकर पाए उनके सारे पास लोगों की बात जाएंगे सुन के बिल्कुल क्या बोलेंगे। करेंगे? आप ही बीच में लोगों को बोले जा रहे हैं। आप बीजेपी उनको की बोलने प्रवक्ता दीजिए ना, आप यहाँ नहीं शो बोले जा रहे में- हैं। क्या यहाँ कहना शो चाहते में हैं, हम एंकर भी नहीं सुनना है। चाहते हैं। अनुराग हम उनकी भदौरिया, बात मैं का आपको जवाब देंगे। आखिरी बार इनकी आवाज डाउन कीजिए। आप मुझे इनसे बात नहीं करनी है, ये तब से वक्त खराब कर रहे हैं। श्याम त्यागी, मेरा एक सीधा सा सवाल है जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि 370 के वक्त में यही किया गया, इसके पहले सीए के वक्त में यही किया गया कि जब तक वो कानून लागू हो, जब तक 370 को इंप्लीमेंट किया जाए, उससे पहले इतने हो हंगामा हो गए, सड़कों पे महिलाएं आ गई, ट्रिपल तलाक के वक्त। क्या यही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ओवैसी की तरफ से? अपराजिता जी ने बिल्कुल शुरुआत में यही सही बात कही और वो बात बिल्कुल सही भी है और जायज भी है कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ चीजें आएंगी, उसके बाद तमाम चीजों पर डिस्कशन होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा, वो कैसा होगा, वो कैसा बनेगा, उसमें क्या चीजें होंगी, वो तो तभी पता चलेगा और वही इस बात का सही जवाब दे सकते हैं क्योंकि आधिकारिक तौर पर वो ही इस बारे में जानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो ओवैसी जी ने कहा, ये कोई नई बात है नहीं। चाहे वो 370 का मसला हो, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, उनका स्टैंड ऐसा ही रहा है। और इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मुझे उनके स्टेटमेंट अभी भी याद है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो सकता है, इनफेलिबल नहीं। तो मेरा इस पर यही मानना है। अम्बेडकर जी, नहीं, ये किसने कहा था शिवम भाई? ये किसने कहा? किस जज ने कहा, जरा बताएं। ये किस जज ने कहा है
ये स्टेटमेंट। अरे असदुद्दीन ने कहा भाई आपके पार्टी के अध्यक्ष के तो बयान पढ़ लिया करो। यही है, आप थोड़ा पढ़ लिख लीजिए किस अरे जज ने कहा, जरा पहले सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के वर्डिक्ट के बाद इनके ज्ञान खुद निकलकर असदुद्दीन ओवैसी आए और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलिबल नहीं। गूगल करिए अभी, मैं बहस में जाना नहीं चाहता। थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए किस अरे जज मुझे ने कहा बताइए है, आप, आपको इसको मैं कह तो जानना रहा हूँ, चाहिए। गूगल कर लीजिए, फोन है आपके हाथ में। नहीं, आप किस जज ने कहा, जरा पहले उसको मैंने पढ़िए जज ना। कहा ही किस नहीं, जज मैं ने कह रहा हूँ statement दिया है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने। यही तो है शिवम साहब, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए। रीमा जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, छोड़ दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, आप कम से कम अपने पार्टी के अध्यक्ष को पढ़ लीजिए। मैं उनको कोट कर रहा हूँ, जज को कोट नहीं कर रहा हूँ मैं। जज ने एक स्टेटमेंट दिया था, जज ने स्टेटमेंट दिया था, आप इसको पहले पढ़िए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात हो रही है, जज की बात नहीं हो रही है। अब कहाँ है वायर जा रहे हैं? अरे थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए शिवम साहब, थोड़ा लिखाई बाद में, पहले प्रत्यक्ष को प्रमाण की पढ़ाई आवश्यकता नहीं होती। हम बाइट सुना देते हैं, बाइट प्ले कीजिए। क्या बनना पड़ेगा? सॉफ्ट टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। क्या बनना पड़ेगा? सॉफ्ट टारगेट बना के है तो ये नहीं, किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। अपराजिता जी, इस डिबेट में जो गेस्ट हैं उनकी सहूलियत के लिए भी और दर्शकों की सहूलियत के लिए भी एक बार फिर से आपने सुना दिया कि यूसीसी को लेकर क्या स्टैंड रखते हैं ओवैसी और किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। अब सरकार के सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं वो इसी तरीके से होंगी। अपराजिता जी, आपसे सवाल था मेरा। अपराजिता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? किससे बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको आवाज मिल रही है? बस दिक्कतें आ रही है शिवम। ये बाइट सुनाने के बाद हम यही बताना चाहते हैं कि ये भड़काऊ बयानबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। नहीं, भड़काऊ बयानबाजी तो शुरू होगी जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी या अपराजिता जी की पार्टी कोई भी अच्छा कदम लेगी तो जाहिर है ये भड़काऊ बयानबाजी तो हमेशा रहेगी। देश की बेहतरी के लिए अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे, संसद में कोई भी चीज़ लेकर आएंगे, कोई भी बिल लेकर आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर आप विपक्ष से या असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आशा कर सकते हैं कि वो कुछ बेहतर बोलेंगे। विरोध करना काम उनका हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का विरोध करना, और मुझे लगता है कि किसी चीज़ की मेरिट से पहले ही उस बात का विरोध करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अंबेडकर जी, पंचिंग बैग कैसे बन गए मुस्लिम? मतलब ये बोलने का मतलब क्या है? पंचिंग बैग, देखिए रीबा जी, इस देश की सामाजिक व्यवस्था को आप समझिए। हाँ। इस देश में सदियों से किसको पंचिंग बैग बनाया गया है और 1947 के बाद किसको पंचिंग बैग बनाया गया है, ये समझना जरूरी है। हाँ। मैं कह रहा हूं कि इस देश में यूनिफॉर्म लॉज हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, तमाम एक्ट हैं जो इस देश के, सुनिए मैं रीमा जी, जो अब मैं लॉजिक बोर्ड लागू हो, अलग से कानून लागू हो, मैं जो कहना, सारी सुविधाएं हो, और आप कहेंगे कि मुस्लिम पंचिंग बैग बन गए हैं। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा, आप सुनिए ना, वो एक स्टेटमेंट। अपराजिता जी, मैं आपके पास आती हूँ। मैं रीमा जी, ये स्टेटमेंट, ये इस देश में तमाम कानून है। अपराजिता जी को बोलने का मौका तो दीजिए। रीना जी, ये क्यों अत्याचार करते हैं आप? डिबेट में बुला के हम लोगों को बोलने का मौका नहीं देते आप। अपराजिता जी को बोलने तो दीजिए कम से कम। आपको, मुझे तो खुशी हो रही है, इतना ही सम्मान कर लीजिए। आपने डिबेट में बुलाया है, खुशी इस बात की है कि आप हम लोग को बोलने नहीं दे रही। मैं बोलूंगा तो आप मेरे बीच में बोलने लगेंगी। हाँ। मैं बोलूंगा तो आप बोलने लगेंगी। अपराजिता जी से अगर कोई सवाल होगा तो उनसे मैं बात करूंगा, वो आप नहीं होने दे रही है। आपको बड़ी दिक्कत है। आप सोच रहे हैं, अरे आप तो आधे घंटे से डिबेट कर रहे हैं कि हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। तो आप एक आध प्रवक्ता बुलाया करो, उन्हीं को बुलवाया करो। कहाँ परेशान होती है आप? क्यों हम लोग को बुलाते हैं जब बोलने नहीं देना है, फिर हमारे बीच में बोलते रहेंगे। आप अपने एंकर को तो संभालिए पहले। मेरे बीच में क्यों टकरा रहे हैं? बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए कि आपको नहीं बोलने देंगे। और जिसको पब्लिक ने जवाब दिया उसको मैं क्या जवाब दूं? अपराजिता जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, अरे उससे कोई आप बड़े एंकर नहीं बन जाएंगे। दूसरों की नकल करके आप सोच रहे हो कि मैं लड़ा
लड़ा के बहुत बड़ी एंकर बन जाऊंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनका ये कहना है कि बीजेपी शासित जो प्रदेश है, जिसमें गोवा का भी उन्होंने जिक्र किया, हालांकि गोवा का रिसर्च ये कहता है कि वहां पे अभी भी अलग से कानून है, पुर्तगाल एक्ट लागू है, वहां पे पुर्तगाल सिविल कोड लागू है। तो अब आपके सामने जो चुनौती है उसको कैसे निपटेंगे आप? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि एंकर को अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभानी पड़ेगी, नहीं तो हम जैसे लोग हो सकता है पैनल डिस्कशन में ना आए। ये घबरा रही है या फिर इन्हें अपनी अपनी भूमिका का ज्ञान नहीं है। मुझे क्षमा करें, लेकिन जो बोलना था मैंने कहा, ऐसा न हो। इस तरह प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, जैसा कि कहा, पुनरावृत्ति करूंगी एक वाक्य में, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल संसद में आ जाए, उसके बाद इस पर विचार विमर्श करना सही होगा। लेकिन मैं कह दूं कि मोदी की सरकार जब भी बिल लाएगी, इसके पहले आलोचना होगी, विचार विमर्श होगा और सबके मत लिए जाएंगे और तब जाकर ड्राफ्ट आएगा। पहली बात जो मैंने कहा, मैंने पुनरावृत्ति की। दूसरी बात मैं कह दूं, ओवैसी जैसे लोग देश में अस्थिरता का माहौल बनाना चाहते हैं, इसे हम सबको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये मैं नहीं सुन सकता, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी, बरगलाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बयानबाजी। नहीं नहीं, क्या अस्थिरता का माहौल बना रहा है? जो 5 अप्रैल को भाषण दिया गया, जो 5 अप्रैल को तलाक लेकर आए, किस तरह से और आज हमारी मुस्लिम बहनों को कितनी राहत मिली है ट्रिपल तलाक से। ट्रिपल तलाक के एक्ट आने के बाद आप सब समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार सबके साथ खड़ी है। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला हो या फिर रोड हो या फिर किसी भी तरह की अन्य इंडिविजुअल ओरिएंटेड स्कीम्स हो, हमारे सारे कार्यक्रम, हमारी सारी योजनाएं हिंदू के लिए भी उद्दिष्ट है, मुस्लिम के लिए भी उद्दिष्ट है, सिख और क्रिश्चियंस के लिए भी उद्दिष्ट है। तीसरी बात मैं कह दूं, अभी उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाया गया। लाउड स्पीकर हटाना क्या जुल्म है? और जब लाउड स्पीकर हटाया गया योगी जी की सरकार के द्वारा, तो आप सब याद रखें कि करीबन 11,000 लाउड स्पीकर को हटाया गया और 35,000 लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम किया गया। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लाउड स्पीकर हटे, ये चर्च में भी थे, ये मस्जिद में भी थे और ये मंदिर में भी थे। ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। और मैं ये जानना चाहती हूं कि जहां तक हिजाब का सवाल है, अगर कोर्ट ने हिजाब के विषय में एक निर्णय दिया तो वो क्या गलत था? लाउड स्पीकर हटाना क्या जुर्म है? क्या अतिक्रमण हटाना जुर्म है? अगर खड़गांव में अतिक्रमण हटाया गया या फिर जहांगीरपुरी से एनक्रोचमेंट एविक्शन हुआ तो गलत क्या था? तो मुझे लगता है कि मई 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, हम देश में अनुशासन लाना चाहते हैं और इसीलिए आर्टिकल 370 अनुशासन बिना कानून के लाना चाहते हैं। आर्टिकल 35 अनुशासन कैसा अनुशासन है? और मुझे लगता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं। 135 करोड़ लोगों की बात कर रही हूँ। और अगर जो देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार चाहती है कि भेदभाव नहीं हुआ है, चाहे वो लाउड स्पीकर का मामला हो या फिर सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो प्रदेश का मामला हो या फिर केंद्र सरकार का। अम्बेडकर जी, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आए थे रहने के लिए। कल जो रात को जो हमला हुआ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस वक्त आप बारूद देख रहे हैं। मैं सीधे अंबेडकर जी का रुख करती हूँ। ब्रेक से पहले आप जवाब देना चाहते थे, अपराजिता जी ने जो कुछ सवाल उठाए थे वैसी को लेकर। नहीं, रीमा जी, आदरणीय अपराध बहुत ही कई मुद्दों पर चर्चा की। मैं एक एक बिंदु पर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी जी बिल लाएंगे, मोदी जी बिल लाएंगे, ये मेरे समझ में नहीं है। मोदी जी बिल लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वो बिल लाने से पहले इस देश की जो सामाजिक स्थिति, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आप मुझे बताइए कि इस्लामिक रूल है, इस्लामिक कानून है, पर्सनल लॉज हैं,
इस देश में ईसाई रहते हैं, उनके अपने लॉज हैं, ज्यूइश रहते हैं, उनके अपने लॉज हैं, पारसी रहते हैं, उनके अपने लॉज हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, तो सभी के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। क्या हिंदू का अपना कोई लॉ बना है? क्या इस देश में यूनिफॉर्म की जो हम बात कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल को पहले आप जो है लाने का प्रयास करें, तब जाकर के हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों डाला गया, ये कारण पहले अपराजिता जी को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने सवाल है नहीं, अब मैं और मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसा कहा, जब बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा तो हमारे बंधु जो टीवी पैनल में बैठे हुए हैं, इनसे भी और इनके बंधुओं से भी इनके मतामत जो अपराजिता जी के माहौल बनाया जा रहा है, जो ओवैसी का हर मंच से ये कहना है, नहीं बाद बिल के ड्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। अपराजिता जी, एक सवाल साथ साथ ये भी है कि ये जो कहा जा रहा है ओवैसी की तरफ से कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पे सबसे ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है मुस्लिमों के ऊपर, ये ओवैसी का कहना है, आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ओवैसी जी को लगता है पूरे देश में अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, उनकी मानसिकता यही है, पूरे देश में अत्याचार हो रहा है और पूरे देश में वो पंचिंग बैग बने हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक धर्म और जाति के लोगों के लिए अभी तक इन 7 सालों में विकास के जो कार्य किए हैं उसे ओवैसी जी जानकर नजरअंदाज कर रहे हैं, जो उन्हें मानना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि जहां भी कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा, अपराजिता जी ने बुलडोजर की बात कही, नहीं मैं क्लियर करना चाह रहा, नहीं, अपराजिता जी ने बुलडोजर की बात कही है। बुलडोजर किस कानून के तहत चलाया गया है? क्या मैडम अपराजिता जी आप इस पर जो है इतने सारे पत्थर छत पर कहां से आए जहांगीरपुरी में, आप मुझे ये बताएं पहले। पेट्रोल बम, तलवारें कहां से आई? तलवारें, पिस्टल्स और ये कट्टे कहां से आए? थे। अगर अनुमति मिली छतों में एक दिन पहले ये तलवारें इतने देर में आपका स्टैंड क्लियर हो गया है क्या? ओवैसी जो बयानबाजी कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि देश में मुस्लिमों को पंचिंग बैग बनाया जा रहा है, और क्या यही सही है? पंचिंग बैग है। अनुराग भदौरिया, देखिए, एक बात किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको कह दूं, कुछ दिन पहले की बात है, देवरिया के लेजिस्लेटर ने, देवरिया के एमएलए साहब ने, जो सुरेश तिवारी जी हैं, उन्होंने कह दिया, वो वायरल हो गया था उनका वीडियो, उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम वेंडर से, मुस्लिम जो सब्जी बेचते हैं उनसे कोई सब्जी नहीं खरीदेगा। और आपको पता नहीं है, अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैफियत तलब हुई, इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए, इस तरह के बयान भड़काऊ होते हैं। तो देखिए, सुरेश तिवारी जी बीजेपी के एमएलए, हमने उनको कह दिया, ओवैसी जी को कौन कहेगा? ओवैसी जी को हम गुजारिश ही कर सकते हैं, वो दूसरे पार्टी के हैं और खुद को बहुत ही आपके पास दूसरे को भी एक वाक्य। अपराजिता जी, मैं आपके पास आती हूँ, एक एक करके जवाब भी लेंगे, और भी हमारे साथ गेस्ट हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पंचिंग बैग बनाया जा रहा है मुस्लिमों को, जो ओवैसी का बयान है? देखिए सुन लीजिए, देखिए अभी अपराजिता जी ने एक बात कही कि बुलडोजर, लाउड स्पीकर। अपराजिता जी, बुलडोजर और लाउड स्पीकर की राजनीति कौन लेके आया? बेरोजगारी, महंगाई पे तो चर्चा नहीं की आपने। यहाँ पे लोग परेशान है, सरेआम हत्याएं, चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार हो रहा है, इस पे तो चर्चा नहीं हुई कभी भी। लेकिन आप चूंकि मुद्दे से ध्यान भटकाना है तो लाउड स्पीकर और आप इसकी बात करने लगे बुलडोजर की। आप चाहते हैं क्या संविधान की जहां प्रतियां रखी हुई वहां बुलडोजर रख दिया जाए और यहां पे न्यायपालिका बंद कर दी जाए कि बुलडोजर जो हो, जिसका घर चाहे तोड़ दे, जिसकी जमीन चाहे खोद दे, कि बुलडोजर ने जो कर दिया वही सही होगा? हाईकोर्ट ने फटकार लगाई ना। हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट, जब आपने मेघेश भवानी को गिरफ्तार किया तो हाईकोर्ट ने क्या बोला? आपको कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा। बुलडोजर तो कानून के अनुसार चलना चाहिए ना, पुलिस के अनुसार थोड़ी चलेगा कि पुलिस गई नहीं, इसके यहां बुलडोजर चला दो, इस व्यक्ति का घर खोद दो, किसी का घर गिरा दो। अरे पुलिस से चलेगा नहीं, मेरे सवाल सुनिए, नहीं पुलिस से चलेगा सिस्टम की न्यायपालिका से चलेगा? सवाल ये बता दीजिए। तो न्यायपालिका बंद कर दीजिए ना आप। तो ये लगातार न्यायपालिका जो आपको चाबुक मार रही है, चाहे जहांगीरपुरी वाले केस में हो, चाहे आप महाराष्ट्र वाले केस में हो, आप लगातार जिस तरह का यहाँ पे राजनीति कर रहे हो, जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, आपको न्यायपालिका बार बार टोक रहा है कि आप गलत कर रहे हो। आप
क्योंकि आप हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आपके भाई मंदिर, हनुमान जी के मंदिर क्यों बनाए गए? फिर मंदिर ही हमारे क्यों हनुमान जी के मंदिर हैं? हनुमान जी के मंदिर इसलिए है ना कि हनुमान जी मंदिर में हैं, आप जाइए मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़िए। फिर मंदिर का मतलब क्या है भाई? फिर हर आदमी कहेगा हम इसके घर घुस जाएंगे, उसके घर घुस जाएंगे, कोई किसी घर में जाएगा, अराजकता माहौल बनाना चाहते हैं। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं आप, प्रभु हनुमान का अपमान करेंगे आप कि मंदिर छोड़ के हम चले जाएंगे? मंदिर में प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे, यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ाई होगी और आप चले जा रहे हैं किसी के दरवाजे, किसी के रोड पे भी। तो इतनी कमाल की बात करते हैं आप लोग। तो आप लोग समाज के अंदर में माहौल खराब करने की बात करते हो। और जहां तक जहांगीरपुरी की बात है, आपकी मंशा तो दंगा कराने की होती है, दंगा कराने की होती है, लेकिन आप दंगा वहां पे करा नहीं पाए। जब बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं तो फिर ओवैसी का बयान शिवम त्यागी ध्यान आ रहा है कि ओवैसी ने मंच से सिर्फ आज नहीं कहा कि मुस्लिम को पंचिंग बैग बना दिया गया है या मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है। तो हर मंच से यही बातें कहते रहे, जो कि हम नीचे ग्राफिक्स के जरिए प्रदर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कब कब इन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की है। देखिए, मुझे लगता है जितनी भड़काऊ बयानबाजी ओवैसी करते हैं उतना तो इस देश में शायद कोई नहीं करता। योगी जब मठ को चले जाएंगे, मोदी जब पहाड़ों को चले जाएंगे, तो तब कौन बचाएगा तुम्हें पुलिस वालों? मैं पूछना चाहता हूं, इससे ज्यादा भड़काऊ बयानबाजी और क्या हो सकती है? और ये अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये आप यहाँ रोजगार की बात नहीं कर रहे, आप यहाँ बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अरे आपने सारी बात की थी ना अनुराग भदौरिया जी, चुनाव में जाकर क्या मिला आपको? आप ही को क्या मिला? खास तौर पर चलो पार्टी का तो जो हाल है वो है, आप ही को क्या मिला? अगर भारतीय जनता पार्टी, अपराजिता जी की पार्टी लोगों के लिए काम नहीं करती, लोगों का काम नहीं करती, उनके सोशल वेलफेयर के काम नहीं करती, तमाम चीजों को पसंद नहीं आती, तो आपका ये हाल होता क्या? आपका ये हाल होता? पार्टी का प्रवक्ता ये हाल नहीं होता, जवाब देंगे। ये हाल नहीं होता। आए साएं जो आके बोलने वाले हैं, ने आपको क्या दिया आपने देखा है? आपको भी निजी तौर पर क्या दिया आपने से बहस करते हैं, गैर जिम्मेदार व्यक्ति से बहस करते नहीं है। अब गैर जिम्मेदार तो आए बाएं साएं कुछ बोलता रहेगा। आपको तो बुलाया गया है कि बैठो आए बाएं साएं बोलना है, तो आपसे क्या बहस करूं? बहस करूंगा अपराजिता जी से करूंगा, उनसे हमारी आइडियोलॉजी की बात होगी, मेरी उनसे आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन बहस होगी ना, उसका मतलब निकलेगा। ये चले जाते हैं, उनसे क्या बहस करूं मैं? उनसे बहस करके मुझे क्या मिलना है? अपराजिता जी से करूंगा। नहीं अनुराग जी, क्या हो गया आपको? जब अपराजिता जी बोल रही थी, जब आप उनको बोलने नहीं दे रहे थे, अब आप इस तरीके से चिल्ला रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, पहले अपना तो बताइए कहाँ हैं आप? जनता ने कहाँ से बोल रहे हैं? किसकी तरफ से बोल रहे हैं? बताइए कि बीजेपी का सपोर्टर, ये बोलिए। फिर आपका पता नहीं चलता किधर से बोलते हो, कहाँ से आके बोलने लग जाते हो आए बाएं साएं? नहीं देता, पिछले दिनों रो दिए स्टेज पर। आप ये जनता को भड़का ही तो रहे हैं और कर क्या रहे हैं? और उसी का थोड़ा सा अपडेटेड रिफॉर्म ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, देखिए अपराजिता जी ने बोला कि यहाँ पे मैंने बोला, फिर चूंकि मैं राजनीति उसी करता हूं जो समाज की है, बुलडोजर की बात कर रहे थे और यहाँ पे बात हो रही थी लाउड स्पीकर की। अब उत्तर प्रदेश के लोग कितने अच्छे हैं सोचिए आप। अगर जब न्याय की बात होती है तो उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या कहा? न्याय की बात हो रही है, कोई झगड़ा नहीं है, सभी ने अपने अपने लाउड स्पीकर उतारे ना, क्योंकि न्याय की बात हो रही है। वहां पे अली बजरंगबली की बात कब करेंगे? जब चुनाव आ जाएगा, तब यहां पे किसकी बात करेंगे? तब शमशान घाट की बात करेंगे और कब्रिस्तान की बात करेंगे, तब ये बात करेंगे अजान की, और यहां पे बात होगी आरती और भजन की, तब इस तरह का माहौल बनाएंगे। आज देखिए जब उन्होंने कानून की बात की, सभी के उतरेंगे तो सबने उतारे ना, प्यार से उतारे। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सहिष्णु हैं, वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, हम सब भाई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लड़ाना चाहती है, हम लड़ने वाले नहीं हैं। कितना भी लड़ा लो, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही लड़ा के हरा देंगे उनको। हम नहीं लड़ेंगे आपस में, हम हिंदुस्तानी एक हैं और उत्तर प्रदेश के लोग एक रहेंगे। अरे आप मेरे बीच में काहे बोलने लगती है? बीजेपी का कोई बोलता है तो आपको सांप सूंघ जाता है, मैं बोलता हूं तो आपको मिर्ची लगने लगती है। कमाल की भाई आप एंकर है भाई, मुझे बोलने से आपको दिक्कत क्या है भाई? खराब है। नहीं क्या दिक्कत है? दूसरा कोई बोलता है तो आप क्यों ऐसे बोल जाते हैं, ऐसे चुप एकदम चुप हो जाती हैं आप, और हम बोलने लगते हैं तो आप बीच में टोकने लगते हैं। ये गलत बात है। आप सुधारिए अपने आप को, अपनी सुधारिए, अपनी भाषा से उठाइए, सुधारिए। जब हम बोलते हैं तो बीच में क्यों बोलते हैं आप? मुझे बोलने का मौका जहां पे मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो आपके लिए या किसी भी गेस्ट के लिए। अरे आप मेरे बीच में टोक रही है, यही सबसे बड़ी चीज है। आप टोकने का काम कर रही हैं। क्या सवाल पूछा? मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हो रहा है तो बधाई की पात्र सरकार भी है और विपक्षी पार्टी ने वो हंगामा नहीं किया, तो आप भी बधाई के पात्र हैं। आप भी बधाई के पात्र हैं कि अगर वहां पे सब कुछ अच्छे से हो रहा है। दीजिए अरे तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता कानून के हिसाब से जनता बहुत समझदार है। उत्तर जब आप गलत करते हो तो उत्तर प्रदेश की जनता टोकती है, जब आप सही करते हो तो उत्तर प्रदेश की पहले ही आपको साइड बिठा दिया। उनको पता था
ये अगर ये आ गए तो उत्तर प्रदेश में हंगामे वाले हालात हो जाएंगे। इनका विधायक का कैंडिडेट कहता तो था बोलिए बोलने के लिए हिसाब किताब होगा, कर दिया जनता ने हिसाब किताब, अब साइड बैठे रहिए, हिसाब किताब हो गया। इसका मुंह ही नहीं लगता मैं। ये देखिए भाषा, ये देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से हार मिली है उसके बाद मुझे लगता है मैं अपराधता से बात करूंगा ना, तुमसे क्या बात करूंगा। हार के बाद किसी भी व्यक्ति को बोलते हो नहीं बोलते पता नहीं चलता है। हार के बाद उसको पचा पाना एक सभ्य व्यक्ति की निशानी होती है और वो संभव नहीं है। वो यही है, भाड़े के टट्टू ऐसे ही होते हैं। ये भाड़े के टट्टू देखो कैसे बोलने आते हैं, भाड़े के टट्टू, भाड़े के टट्टू। अनुराग भदौरिया, हालत क्या हो गई, जनता ने इसी भाषा, इसी ड्रामे, इसी ढोल बजाने की वजह से ढोल बजा दिया। आपका भाषा नहीं है मुझे, उनको बोलने दो, पूछता कोई है नहीं, हालत इतनी खराब है, कुछ भी बकवास करनी है टीवी पे। अच्छा, अरे कुछ दमदार तर्क है क्या, या बीसी करते रहोगे ऐसे? चैनल की चापलूसी करने दोबारा बुला लिया जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। चापलूसी कौन करता है, भाषा कितनी खराब है वो देख लीजिए। नहीं, वो जानता है पूरा देश, आप बुलाएंगे। अच्छा, पूरा देश जानता है आपको। ये देखिए फिर शुरू हो गए, बहुत देर से इतना जान लगाए पड़े बीजेपी। कोई जान लगाने, अरे आप जैसे के लिए जान लगाने की आवश्यकता है मुझे? जान लगाने की आवश्यकता है आपके लिए? आदमी पे तथ्य ना हो, तर्क ना हो, बोलना ना आता हो, ट्रेन की तरह चले जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन की तरह, वो भी जो बीजेपी बना रही है, उससे लड़ने के लिए मुझे जान लगानी पड़ेगी आपसे। ठीक 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 है, कुछ नहीं, तुम पहले अपने आप को तय तो कर लो, कहाँ हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, कहाँ हो, पहले बताओ तो। अरे मैं कहीं हो बात का जवाब दे दीजिए कि वो आते हो उसमें कि चलो हमें कुछ मिल रहा है इसलिए आ रहे हैं। 25 करोड़ जनता के सामने आप चुनाव लड़ते हो, उसी का एक वोटर हूं, जवाब देना पड़ेगा, तभी तो हालात ऐसे कर दिया। तो एक प्रदेश की जनता ने, तुम ही अकेले मिलते हो, वहां तो यार 24 करोड़ वोटर है, उनको टीवी पे क्यों बुलाया जाता है? तुम अकेले ही हो क्या 24 करोड़ में से? अकेले बच्चे घूमते हो क्या? अकेले नहीं, 24 करोड़ का ठेका ले रखा है क्या? इसके मतलब सेटिंग कर रखी है। अच्छा, सेटिंग कर रखी है, बताओ सेटर हो, सेटिंग कर लेते हो तो सेटरों की उत्तर कोई जगह नहीं है। पसंद करती है सेटिंग तो बिल्कुल है जनता से, आपको पसंद करती नहीं। 24 करोड़ की जनता आपकी गालियों से किसी को अच्छा लगता नहीं, आपकी भाषा किसी को अच्छी लगती नहीं, आप किसी को अच्छे लगते नहीं, तो जाहिर है सेटर नहीं अब बनना है। हरा के फिर से वापस भेज दिया। सेटर नहीं अच्छी है, खासी शांति और सुकून चल रहा था सेटर नहीं है। 24 करोड़ की जनता समझदार है। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश को समझती है, वो सेटिंग के 24 करोड़ जनता इतनी समझदार है कि उन्होंने अनुराग भदौरिया उनकी पार्टी को बाकायदा शांति से साइड में बिठा दिया। उत्तर प्रदेश की भैया आप आराम से हिसाब करते रहना, आप आराम से बताते रहना, आप आराम से अगली बार तैयारी करना, फिर से आना प्रिपेयर करके। अभी आप कामयाब नहीं है, जनता बिल्कुल समझदार है। 24 करोड़, अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप तो बोलते नहीं थकते थे। पागलों के मुंह थोड़ी लगूंगा, बीजेपी से बात करूंगा भाई, तुमसे क्या बात करना? ट्विटर पर आप ज्यादा पागल कौन आपको समझ आ जाएगा, अभी जनता बता देगी आपको। एरू गेरू के मुंह नहीं लगते, बस बात खत्म हो गई। नहीं, आप लग ही नहीं सकते। एरू गेरू कोई कुछ है ही नहीं, किसकी तरफ से बोल रहे, बस बोल रहे हैं कि हम चापलूसी करने आए हैं। नहीं है गालीबाजी थोड़ी बात कर रहा हूं, रख लीजिए बात, अपने समय पे मैं रख लेता हूं और बाकी को रख लेने दीजिए। एक दूसरे का सम्मान करते हुए ये बातें रखिए। अपराजिता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ बोलने नहीं देते, कमाल है भाई, क्यों बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया है? अपराजिता जी, सवाल हम शुरू से यही पूछ रहे हैं और यही बता भी रहे हैं। इस टीवी डिबेट के जरिए बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों के सामने क्लियर हो चुकी है कि मुस्लिमों के मुद्दे पे क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। ओवैसी तो फेस है, लेकिन ओवैसी के फेस के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं, वो भी चेहरे इसी डिबेट में बेनकाब हो रहे हैं, जिनको भड़काऊ भाषण को सपोर्ट करना है। अपराजिता जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही है भाई, क्या क्या कह रही है ये? कुछ मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं प्रश्न दोहराएं आप। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस डिबेट में भी पता चल रहा है कि भड़काऊ भाषण को, भड़काऊ बयानबाजी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि देश में अभी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण है और 2014 से लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। हम हर जगह, हर राज्य में, सिर्फ 18 एनडीए रूल राज्य में नहीं, हर जगह चाहते हैं कि शांति हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और हम सब मिलकर रहें। लेकिन इस तरह के भड़काऊ बयान मुझे लगता है अस्थिरता पैदा करते हैं। और आपको याद होगा जब हिजाब का रोग हुआ था तो अचानक अल कायदा के जो मुख्य हैं वो भी, उन्होंने भी आकर एक बयान दे दिया। वो जो जिसने रो की शुरुआत की थी उस लड़की के पक्ष में कह दिया।
तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश है। ये लोग चाहते नहीं है कि देश में ऐसे बयान शांति का आपको सूट माहौल हो, करते हैं, ऐसे बयान आपको सूट करते हैं, आप किसी की राजनीति अगर करते हैं। अपराजिता यूनिफॉर्म जी, सिविल कोड आप अलकायदा आया की राजनीति करते तो हैं, ये हो हम उसको जाएगा, वो हो नकारते हैं। जाएगा। आप ऐसा है, अलकायदा हम की राजनीति सबका करते हैं, आपको ये सारे सबके विचार स्टेटमेंट को सूट करते हैं। सम्मान देंगे और उसके बाद ड्राफ्ट तैयार किया आप- जाएगा और अभी आपको से अलकायदा इस के तरह से स्टेटमेंट सूट देश करते में हैं। अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश कोई न करे। और ये तो भड़काऊ बयान के मास्टर है हमारे ओवैसी जी। और अगर ओवैसी जी एक बयान देते, देखिए मैंने तो उन्हें लोकसभा में देखा और लगातार देखती रहती हूँ, लोकसभा में वो आते नहीं है, बीच बीच में पदार्पण होता है, दानिश उसके जी बाद कुछ एक कहना भड़काऊ चाहते हैं? बयान देते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, जी। वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये तो इसमें मास्टर हैं। हाँ। और दुख की बात यह है कि इनके जितने दोस्त हैं, इनके चाहने वाले हैं, इन्होंने भी अपना 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 चेहरा, अपना रंग बदल लिया और सब भड़काऊ बयान देने लगे। तो मुझे लगता है ये देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। अगर अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण भी हटेगा। जी ये मैं दानिश जी बता क्या दूं, कहना अगर चाहते हैं इस वक्त हिजाब आप? रोक ने निर्णय दिया आती हूँ तो अम्बेडकर जी आपके पास। उसको देखिए अपराजिता जी, सुनिए अब बात सुन लीजिए अपराजिता जी, अब बात सुन लीजिए। देखिए आप अभी दुनिया भर का गरिया रही थी ओवैसी साहब को, मैं आपको बताऊंगा ओवैसी साहब को पार्लियामेंट्री बेस्ट पार्लियामेंट्री के कई बार तो अवार्ड मिल उस चुके हैं। रूल देखिएगा का तो आपको पालन समझ करना, में आएगा उस नियम कितने का लर्नेड और पालन कितने। करना अब आप हर मुझे एक बोलने नागरिक दीजिए। का कर्तव्य है। दूसरा सुनिए अब मेरी बात। मैं आपको बताऊं, आप जो कह रही थी नरेंद्र मोदी के विकास की, तो 12 लाख करोड़ रुपए इस देश की आवाम का लूट के उन्होंने कौन बना के माफ कर दिया? अगर ये भी अस्थिरता का माहौल पैदा कर। सुनिए मेरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ, विजय माल्या के घर पे कब बुलडोजर चलेगा, नीरव मोदी के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? यहाँ जो के देश की नीति जनता नियम को को आप पैसा तो लेके भाग मानेंगे गए, ही। क्या उनके घर पे बुलडोजर चलाने की जरूरत है? अगर आपकी जरूरत है तो आप बताइए देश को। अगर असदुद्दीन ओवैसी को गरियाने से आपकी राजनीति चलती है तो आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सबके जाओ कि उनको गरियाने से अगर आपकी राजनीति चलती है, अगर मोदी जी को लगता है कि उनकी सत्ता बनी रहेगी तो आपको जो करना है वो करिए। मोदी जी ने किया है। अरे देश की आवाम के अदा करना चाहिए। कहाँ है वो तो बताइए। जिस तरह से हमने करोड़ रुपए आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 देश की आवाम के, वो देश की बहनों के भी हैं, वो देश की बेटियों के भी हैं, वो देश की माओ के भी हैं, वो देश की महिलाओं के भी हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है? उस पर नहीं बोलेंगी? उस पर कैसे आप दूंगे आपको? आप पारिता जी बताइए 12 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है जो कर दिए गए आपके शासनकाल में? क्यों माफ किए? क्या कौन लगता है वो आपके जो आपने माफ कर दिया उनके 12 लाख करोड़ रुपए? इसका जवाब नहीं है। यूसीसी आप बाद में लाइएगा, पहले 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए जो इस देश की जनता के हैं, जो इस देश की बहनों के हैं, जो इस देश की माओ के, जो इस देश की माताओं के, जो इस देश की महिलाओं के। आप कब वापस लाएंगी बताइए? ये क्या ला पाएंगी? क्या विजय माल्या का बुलडोजर चलेगा? क्या नीरव मोदी का घर बुलडोजर चलेगा? क्या देश का जनता की पैसा का लूट के भागने वालों का चलेगा बुलडोजर? नहीं चला पाएंगी, आपकी जरूरत नहीं है आप ये करने। आप नहीं चला पाएंगी बुलडोजर देश को लूटने वालों के खिलाफ, क्योंकि वो आपकी शय पाए हुए हैं। आप कहिए कि 12 लाख करोड़ रुपए आपने क्यों माफ किए? आपके सवालों का जवाब नहीं अपराजिता जी दे पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। पवन जी आप कुछ कहना भी चाहते थे और मेरा सवाल भी ये है, और हम पूरे डिबेट में यही बातें करते रहे कि आप अगर कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, तो उनको बार बार ये जो भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्या उस पर कभी कंट्रोल नहीं किया जाएगा? आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा ओवैसी साहब कभी इस तरीके से बातें नहीं करेंगे? किसी मुद्दे में तो आके सपोर्ट करें। रीबा जी पहली बात तो मैं बार बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ, भड़काओ क्या भड़काओ? सच्चाई की बात अगर हम करते हैं, इस देश में जो सच्चाई है, इस देश की जो सच्चाई है उसको हम जब बयां करते हैं तो आप उसको भड़काऊ कहते हैं। हम क्या सच्चाई है पवन जी? क्या सच्चाई है कि मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है? पालन नहीं किया जा रहा? क्या इस देश में शासन जो आप क्या कहना चाहते हैं? जो बुलडोजर का हवाला यहाँ दिया जा रहा है, क्या अगर किसी क्राइम में कोई संलिप्त है, उसके घर पे अगर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, जिसके अगर किसी दंगे में कोई शामिल है, क्या उसको आप सपोर्ट करते हैं? नहीं तो क्या कोर्ट से पहले बुलडोजर चला देंगे? जिसके हाथ बुलडोजर की सत्ता मिली हुई है, आप ये बताइए। अम्बेडकर साहब इससे पूछिए पुलिस को सत्ता मिली हुई है इंसाफ करने की। कोर्ट का काम है इंसाफ करना, बिल्कुल सही। पुलिस का काम इंसाफ करना नहीं है।
और अगर जिसके घर बुलडोजर आप चला रहे हैं, अगर कल वो किसके साथ जुल्म हो रहा है? नहीं, तो दंगाइयों के लिए इतना आंसू क्यों? दंगाइयों के लिए इतना आंसू क्यों? नहीं, दंगाइयों के लिए आंसू क्यों? दंगाई है। अगर किसी रेपिस्ट के घर पे बुलडोजर चलता है, उसके पास अवैध निर्माण है, करेगी। जितने भी घरों पे बुलडोजर चले हैं, सरकार तथ्य लेकर सामने ये आई है। और अपराजिता जी बेहतर तरीके से बताएंगे। अपराजिता जी, क्या यही सच्चाई है कि जिन जिन घरों पे बुलडोजर चले हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि ये सभी अवैध निर्माण है? मामला दर्ज करना और बोले देखिए, जहाँ विकास का कार्य होगा वहाँ अतिक्रमण को हटाना है करेंगे और हम सबको कानून व्यवस्था को सम्मान देना होगा। कानून अपना काम करेगी और जो सरकार के नीति नियम है उन्हें मानना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। आप मानेंगे ही नहीं। सुनिए और मुझे लगता है राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर नीति नियम कानून का कार्यान्वयन होता है तो हम सबका दायित्व है कि हम सरकार का समर्थन करें और सरकार के साथ सहयोग करें। ये जितना भी शोर हो, जितना भी विरोध हो, जो गलत होता है वो गलत होता है, जो सही है वो सही है। ओवैसी जी को मना करे, वो लोगों को ना भटकाएं। बस इतनी सी बात है। अरे भाई, बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ और आप बच्चे का नाम रखने लगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अभी आया ही नहीं है और आप बच्चे का नाम रखने लगे, विरोध करना शुरू कर दिया। अदालत के फैसले से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और नियम पर प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल गलत है। आप बुलडोजर नहीं चलाएंगी। जितने काम उनके कार्यकाल में हुए, आप एक कार्य के लिए तो धन्यवाद दें। आरोपी नहीं है, वो गुनहगार नहीं है। आप देश के नागरिक हैं। अगर आपके देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करता है, अदालत से पहले आप फैसला कर लेंगे। समर्थन करना आपका दायित्व बनता है, उन्हें धन्यवाद देना। करोड़ रुपए आवाम के लूट के आप अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देंगे। इसमें तो जवाब दीजिए, इसमें तो जवाब नहीं देंगे। और पवन जी, दोनों को मैं ये कह रही हूँ कि शक क्यों न कह रहा है? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे आकर आप लोगों ने सपोर्ट किया हो? चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, एनपीए का मामला हो, या फिर क्यों सपोर्ट करें अभी यूसीसी का मामला हो। आप भी हर बार मुस्लिमों को गुमराह करते हैं। आप भी हर बार उनके जहन में ये डालते हैं कि वो पंचिंग बैग है। आप ही कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म हो गया सरकार की? पवन जी, एक एक करके मैं सवाल पूछती हूँ। पवन जी, ये बताइए, पवन जी, एक तो दंगाइयों का सपोर्ट यहाँ नहीं, दंगाई होते हैं, उनका कोई दंगाई कौन है? कैसे आपने चिन्हित कर लिया? कैसे आपने बुलडोजर चलाने का काम किया? क्या आपने अपने हाथों में न्यायिक प्रणाली को अपने हाथों में ले लिया है क्या? सरकार मेरा सवाल अलग है। मेरा सवाल अलग है। क्या जिन चेहरों के घर पे बुलडोजर चले, क्या वो दंगे में नहीं शामिल थे? पुलिस के पास है ना प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास था, क्या आप उसको गिराने का काम किए हैं? क्या आपको आपने पता उसकी है ना चेकिंग की है? प्रधानमंत्री आवास योजना एक व्यक्ति का हाथ कटा मामला क्या हुआ है? है, उसको आपने कितने बार इस डिबेट में उसका घर गिरवा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला फिर से मैं रिपीट करती हूँ, गलत जगह पे कहीं और जमीन दिखा के पैसे ले लिए गए, धनराशि ले ली गई और बनाया गया अवैध निर्माण के तौर पे। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए वहां के अधिकारी दोषी है। क्या उनको सस्पेंड किया गया? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उनके घर को गिराया गया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसके आधार पर उनको दिया गया है? दंगाई की बात करें, जिन दंगाइयों पे एक्शन हो रहा है उसके लिए तो बैठ के आंसू बहा रहे हैं आप डिबेट में। जिन दंगाइयों पे एक्शन हो रहा है उसके लिए तो आप रो रहे हैं यहाँ पे। अरे दंगाई आप तय करेंगे रीमा जी। मैं नहीं तय कर रही। तो आप कोर्ट का रुख किए। आपके पास फिर भी ऑप्शन है ना कि अगर आपको लगता है कि किसी के साथ कोई जुल्म हो गया तो कोर्ट का ऑप्शन है ना आपके पास। यही मैं कह रहा हूं कि राज ठाकरे साहब को भी कोर्ट जाना चाहिए था। अगर उन्हें अदालत को दिक्कत थी, उन्हें लग रहा है कि अदालत को समस्या तो कोर्ट क्यों गए? कोर्ट जाना चाहिए था ना उन्होंने खुलेआम धमकी दी ताकि देश अगर आपको लगा कि गलत हुआ तो ये राज ठाकरे मेरे दर्शक इस वक्त यही सुन रहे कि ये कोर्ट का रुख नहीं किया। इन दोनों में से किसी ने कोर्ट का रुख नहीं किया, लेकिन टीवी डिबेट में जब बैठेंगे और जब मुस्लिमों को गुमराह करना होगा तो ये बताएंगे कि नहीं जुल्म हो रहा है। जुल्म क्या हो रहा है ये कौन तय करेगा? क्या ये टीवी डिबेट के जरिए तय होगा?
पड़ेगा। आप अगर संविधान में नहीं मानते हैं तो हमारे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर चलिए, संविधान वक्त की नहीं कमी मानते है, हैं तो आप ये ऐसा मुद्दा है जिसको आप स्वीकारें कि नहीं, लेकिन फिर भी हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यूसीसी को लेकर क्या हो रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया और उन तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल डिबेट में इतना ही।